हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो 9वीं कक्षा का भूगोल है, इसका तीसरा चैप्टर यानी तीसरा जो अध्याय है बच्चों, अपवाह स्वरूप, इसका बहुत गहन तरीके से हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ाई कर चुका है। चैप्टर का कंसेप्ट थ्योरी पूरा कंप्लीट कर चुका है। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसके बाद इसका मुख्य रूप से लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी है सबका सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? यानी जो लक्ष्मी सागर झील है बच्चों, ये किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, लक्ष्मी सागर झील जो है ये बिहार के दरभंगा जिले में है। तो यानी कि कौन सा राज्य हो गया? बिहार राज्य हो गया। तो यहाँ पर ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन लवणीय झील है? लवणीय झील मतलब कि जिस झील में साल्ट की मात्रा यानी कि लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं बच्चों लवणीय झील। तो यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील कहाँ पर है? तो ये हमारा राजस्थान में है बच्चों। ठीक है, राजस्थान में हमारा सांभर झील जो मुख्य रूप से क्या है, खारे पानी का झील है जो लवणीय झील है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? यानी कि जो गंगा नदी पर जो बनाया गया बच्चों गांधी सेतु पुल, ये मुख्य रूप से किस शहर में है? तो बिहार की राजधानी पटना में है। तो यहाँ पर ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी मैं आपको समझा दिया था। भ्रंश घाटी से होकर के दो नदियां बहती है। एक है आपका नर्मदा नदी और एक है आपका तापी नदी। एक कौन सी नदी? तापी नदी। अब नर्मदा तापी में से दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो वही राइट हो जाएगा। तो ग ऑप्शन में यहाँ पर तापी दिया है तो तापी सही हो जाएगा। और जिस ऑप्शन में आपको दोनों दिया हुआ रहेगा बच्चों वो दोनों पर टिक मार देंगे। छठा नंबर का प्रश्न है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है बच्चों वो है हमारा गोदावरी नदी। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की ये गोदावरी जो नदी है ये सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी नदी को ही दक्षिण का गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से इन्हें जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, सिंधु जल सभ्यता यानी कि समझौता कब हुआ था? यानी कि सिंधु नदी पर जो जल को लेकर जो विवाद चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच, तो दोनों के बीच फिर बाद में जाकर के एक समझौता हुआ था जिसका नाम था सिंधु जल समझौता। यह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1960 ईस्वी में। तो ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है, सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो जो नदी है यानी कि ये किस नदी का उपनाम है, दूसरा नाम है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज या फिर आपका गोदावरी? तो बिल्कुल ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ख ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में, याद रखेंगे बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी से बार बार आपको पूछा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो कहा जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे मेघना यानी कि गंगा और मिल जाता है तो उसको मेघना कहते हैं। चलिए अगला है आपका 9वें नंबर में, इनमें गर्म जल का जलप्रपात कौन है? गर्म जल का जलप्रपात। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रह्मकुंड जलप्रपात जो है ये काफी गर्म जल का जलप्रपात है। 10वें नंबर का प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। ये मानसरोवर यानी कि इसका उद्गम स्थान कहाँ है बच्चों? ये मानसरोवर तो बच्चों आपका यहाँ पर पड़ जाता है चीन में। ये गोसाई धाम, गोसाई धाम कहाँ पर है? नेपाल हिमालय का हिस्सा है, वहीं से निकलती है आपका कोसी नदी। तो ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जितने भी इसके लघु उत्तरीय प्रश्न है सारे प्रश्न को जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जल विभाजक का क्या अर्थ है? एक उदाहरण दीजिए। ये सारे प्रश्न आपका 6 टोटल प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय, और टोटल आपका 4 जो प्रश्न है ये दीर्घ उत्तरीय में है। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं अपन। पहला प्रश्न है अपवाह स्वरूप का लघु उत्तरीय प्रश्न में कि जल विभाजक का क्या अर्थ है, एक उदाहरण दीजिए। जल विभाजक के बारे में आपको पूछ रहा है बच्चों। तो लिखेंगे, जल विभाजक मुख्य रूप से दो निकटवर्ती अपवाह दरोणियों को एक दूसरे अलग करती है। अपवाह दरोणी किसको बोलते हैं? एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का पानी बहा करके वो अपने साथ लेके जाता है उस क्षेत्र को अपवाह दरोणी कहते हैं। ठीक है, तो जल विभाजक कहेंगे जब दो अपवाह दरोणियों को एक कोई उच्च स्थान डिवाइड करता हो, उसको विभाजित करता हो, तो उसको कहते हैं जल विभाजक। यानी जल विभाजक दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करती है, यानी कि दो दिशाओं में बहने वाली नदियों को अलग करती है। जैसे सिंधु नदी एवं गंगा नदी के बीच स्थित अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का
उदाहरण है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो सिंधु नदी और गंगा नदी है बच्चों, इसके बीच में हमारा अरावली का उच्च भूमि जो क्या करता है, इन दोनों नदियों को एक दूसरे से अलग करती है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे विशाल नदी दरोरी कौन सी है? तो भारत का आपको पूछ रहा है, तो भारत का पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर आंसर करना है बच्चों, गंगा नदी। कौन नदी? गंगा नदी। इसका ही सबसे विशाल नदी दरोनी है। नदी दरोनी मतलब कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्र का पानी जो बहकर अपने साथ लेके जाता है बच्चों, ये गंगा नदी ही। और गंगा नदी के साथ अनेकों सहायक नदियां मिलती हैं। अगर विश्व का पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा जो विशाल नदी दरोनी है किसका है, तो आपको बताना है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व का पूरा हो जाएगा। अमेजन नदी आपका दक्षिणी अमेरिका में। और दुनिया की विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बताना है नील नदी। नील नदी क्या है बच्चों? सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का, सिंधु सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती है? जो सिंधु और गंगा नदी जो निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, सिंधु नदी निकलती है आपका मानसरोवर झील चीन से, यानी कि तिब्बत के पास। और गंगा नदी निकलती है गंगोत्री, उत्तराखंड है ना, गंगोत्री से निकलती है। तो यहाँ पर देखिए मानसरोवर झील के पास से निकलती है कौन हमारा, तो ये आपका सिंधु नदी। और ये गंगोत्री हमारा गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। अगला है आपका चौथा नंबर का, गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए। यानी कि गंगा जो स्टार्टिंग में जो निकलती है छोटे छोटे धाराओं के रूप में, उन दोनों का नाम लिखना है। और कह रहा है ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों भगीरथी और अलकनंदा। ये मुख्य रूप से क्या है, गंगा के दोनों प्रारंभिक धाराएं हैं। तो याद रखेंगे भगीरथी और अलकनंदा, ये गंगा की प्रारंभिक धाराएं हैं। और ये दोनों उत्तराखंड स्थित देव प्रयाग में क्या होती है, मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती है। देव प्रयाग में ये मिल जाती है। और गंगा नदी जब वहां से आगे बढ़ती है तो प्रयागराज में आकर के यमुना नदी मिल जाती है ना। अगला है हमारा, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद यानी कि सिल्ट की मात्रा कम है, क्यों? यानी कि ब्रह्मपुत्र जो नदी निकलती है बच्चों तिब्बत से होकर के जो बह करके अरुणाचल प्रदेश भारत आती है, तो इतना लंबा बह करके भी आती है नदी, लेकिन उसके जो जब नदी ब्रह्मपुत्र नदी जब चीन में रहती है तो उसके धारा में तेज यानी कि पानी में मुख्य रूप से बालू की मात्रा, सिल्ट की मात्रा, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। इसका कारण पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। इसी कारण लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में बहुत यानी कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके जल में गाद एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यानी कि कैसा क्षेत्र है? शीत और शुष्क क्षेत्र। और शीत और शुष्क क्षेत्र होगा बच्चों तो वहां का जो मैदान यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है वो चट्टाने कैसी होगी, काफी हार्ड होगी, काफी सख्त होगी। और उस सख्त चट्टान को नदी नहीं काट सकता है। और जब नदी काट के अपने साथ नहीं लाएगा तो उसमें बालू के कण या फिर गाद या फिर अलग प्रकार के ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होगी। अगला प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न का ये आपका अंतिम प्रश्न है, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां धसान घाटी से होकर बहती है? आपको बताना है धसान घाटी। धसान घाटी मतलब कि दो पहाड़ है और बीच में एक छोटा सा मतलब कि दबा हुआ क्षेत्र उससे होकर के बहती है। तो मैंने आपको बताया था दो नदियां, एक नर्मदा नदी और एक आपका तापी नदी, ये दोनों धसान घाटी से होकर के बहती है। आगे है हमारा, समुद्र के प्रवेश के पहले हुए किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? जब ये समुद्र में प्रवेश करती है धसान घाटी से होकर के बहने वाली नदियां, तो अपना जो मुहाना होती है समुद्र के पास जाकर के किस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करता है? तो लिखेंगे नर्मदा और तापी नदी। उत्तर में लिखेंगे बच्चों नर्मदा और तापी नदी प्रमुख रूप से क्या है, धसान घाटी से होकर के बहती है, पहला नंबर। आगे लिखेंगे समुद्र के प्रवेश से पहले ये ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। यानी कि जहां पर ये ज्वार नदमुख बनाता है वहां पर बहुत ही कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ या बालू के कण या सिल्ट मौजूद रहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं घाटी से बहना मतलब कि दो पहाड़ों के बीच, इस प्रकार से एक पहाड़ है बच्चों इस प्रकार से, और एक पहाड़ इस प्रकार से यहाँ पर है, दो पहाड़ है। अब इन दोनों के बीच से एक नदी बहेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग घाटी से होकर बहने वाली नदियां। इधर है हमारा विंध्याचल की पहाड़ी, इधर है हमारा मुख्य रूप से सतपुरा की पहाड़ी, दोनों के बीच चलती है नर्मदा नदी और आपका तापी नदी। अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा है पहला नंबर का प्रश्न, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों और यहाँ से काफी आपको सीखने को मिलेगा। यानी कि जो नदियां हिमालय से होकर के बहती है और जो नदियां प्रायद्वीपीय भारत से होकर के बहती है, इन दोनों नदियों के दोनों प्रकार के नदियों की विशेषताओं को लिखना है, उसके क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले लिखेंगे हिमालय की नदियों का गुण, फिर बाद में हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के गुण लिखेंगे। जब भी गुण या कारण पर आधारित आपको क्वेश्चन पूछेगा बच्चों तो आपको पॉइंट नंबर करके देना है, एक नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो हिमालय की नदियों के गुण, पहला
इसका गुण है, यह बारहमासी नदियां हैं। बारहमासी नदियां मतलब कि इन नदियों में हमेशा वर्ष भर यानी कि 12 महीना पानी रहता है। 12 मासी, 12 में से होता है 12 और मासी में से होता है महीना। 12 महीना जिस नदियों में पानी रहेगा उसे कहते हैं 12 मासी। तो हिमालय की नदियों में 12 महीना पानी रहता है। क्यों? क्योंकि हिमालय की नदियां मुख्य रूप से हिमालय से निकलती है और हिमालय कैसा क्षेत्र है बच्चों? बर्फ वाला क्षेत्र है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए हमेशा पानी निकलती है वहां से। ये नदियां अधिक लंबी है। इन नदियों की लंबाई कैसी है? बहुत ज्यादा है। हिमालय से निकल करके सीधा चले जाती है बच्चों उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए सीधा बांग्लादेश से उड़ के आपका बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो काफी लंबी दूरी तय करती है। हिमालय की नदियों को वर्षा के अलावा ऊंचे पर्वत से पिघलने वाले हिम यानी कि बर्फों के द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी कि हिमालय की जितनी भी नदियां हैं, एक तो उसको वर्षा का पानी मिलता ही है, दूसरा चीज क्या है बच्चों? तो हिमालय की जो बर्फें हैं वो पिघलती है, उससे भी पानी मिलता है। इसी के कारण ये नदियां बारहमासी होती है। अगला चौथा नंबर का गुण है, हिमालय की नदियां जलोढ़ मृदा का निक्षेप करती है। यानी कि हिमालय की जितनी भी नदियां हैं वो क्या करता है? जलोढ़ मृदा यानी कि ह्यूमस वाली मृदा का निक्षेप करती है, यानी कि जमा करती है, अपने साथ लाती है। तो ये आपका हो गया। और डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती है। डेल्टाई क्षेत्र मतलब समझते हैं आप? यानी कि अपने मुहाने पर जाकर के ह्यूमस गाद ये सब कुछ छोड़ देता है और त्रिभुजाकार आकार इस प्रकार से या इस प्रकार से क्षेत्र का निर्माण करता है, आकृति का निर्माण करता है। जैसे आपका हिमालय की नदियों का एग्जाम्पल क्या है? सिंधु नदी, गंगा नदी, कोसी नदी दे देंगे, ब्रह्मपुत्र नदी दे देंगे, ये सारा हमारा हिमालय की नदियां हैं। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी है? तो प्रायद्वीप यानी कि ये हमारा भारत है बच्चों, दक्षिणी भारत। ये यहाँ पर जो जो नदियां बहती है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। जैसे हमारा यहाँ पर आपका कौन सा नदी बच्चों? महानदी, यहाँ पर कृष्णा, ये क्या होता है गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावड़ी, इधर चलती है हमारा नर्मदा नदी, और इधर कौन सी नदी चलती है? तापी नदी, फिर गुजरात में साबरमती नदी, राजस्थान में आपका लूनी नदी है ना। चलिए बात करते एक एक करके गुण इसका देख लेते हैं। इनकी कुछ नदियां क्या होती है? बारहमासी, तथा कुछ क्या होती है? मौसमी होती है। यानी कि कुछ नदियों में वर्ष भर पानी रहता है और कुछ नदियां सिर्फ मौसम के अनुसार पानी रहता है। यानी कि जब वर्षा का मौसम आता है तो पानी रहता है उसमें, फिर बारिश समाप्त हो जाती है तो फिर वो पानी सूख जाता है नदी का, है ना। हम लोग के इधर भी छोटी छोटी नदियों में ऐसा होता है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई क्या होती है? कम होती है। यानी कि प्रायद्वीपीय जितनी भी नदियां हैं बच्चों, इसमें क्या होगा? कम होगा लंबाई। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर टिका हुआ है? सिर्फ और सिर्फ वर्षा के जल में टिका हुआ है। यहाँ पर अलग से इसको कोई पानी नहीं मिलता है। प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा पर निर्भर करती है। देखो यहाँ पर पॉइंट के रूप में मैंने दर्शा दिया आपको कि जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो सिर्फ किस पर निर्भर करता है? तो वो आप निर्भर करता है वर्षा पर। चौथा इसका गुण है, अधिकतर नदियां पश्चिम घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। यानी कि जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं तो उसमें से ज्यादातर यानी कि लगभग लगभग 80% नदियां क्या है आपका? तो ये आपका पश्चिम से निकलती है और आपका चले जाती है बंगाल की खाड़ी, इधर से निकलती है चले जाती है इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है ना, तो इधर चल जाती है। तो ये हमारा चार गुण हो गया मुख्य रूप से। इसका एग्जाम्पल में लिख लेंगे, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, उसके बाद आपका नर्मदा नदी, फिर तापी नदी, कोई भी आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय में। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना कीजिए। यानी कि आपको तुलना करना है क्या बच्चों? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो आपको तुलना करना है कि जो नदियां इधर बह रही है और जो नदियां यानी कि इधर पूरब की तरफ बहती है और जो नदियां इधर पश्चिम की तरफ बहती है, इन दोनों नदियों के बीच आप क्या करिए? तुलना कीजिए कि किस नदी में किस प्रकार का गुण होगा, यानी कि किस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करेगा, है ना। ये सब बताना है आपको। चलिए बात करते हैं उत्तर में क्या लिखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में बहने वाली प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी है। यानी कि जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां है उसमें जो पूर्व की तरफ यानी इधर बहती है तो इसमें कौन कौन नदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी है। और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। यानी कि किस में जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है, समाहित होती है, तथा नदी डेल्टा का निर्माण करता है। किस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करता है? नदी डेल्टा का निर्माण, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। अगला है हमारा, आप प्रायद्वीपीय नदियां हो गया मतलब कि पूर्व की तरफ, तो आप पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी को देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी में नर्मदा, तापी, साबरमती आदि है। ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किधर से होकर बहती है? भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी मतलब कि दो पहाड़ों के बीच से होकर बहेगी, तो उसको बोलेंगे भ्रंश घाटी। और अरब सागर में समाहित होती है। वो पूरब की तरफ बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जा रही थी और ये सब नदियां कहाँ जा रही है? हमारा अरब सागर में जा रही है। और ये नदियां अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ज्वार नदमुख का। चले तीसरा नंबर का और आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, नहीं बच्चों और एक इसके बाद है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाले। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो नदी है वो किस प्रकार से महत्व रखता है, इस पर आपको प्रकाश डालने बोल रहा है। चलिए लिख लेते हैं इसके बारे में उत्तर कैसे लिखेंगे।
भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत की ज्यादातर आबादी किस पर निर्भर करता है बच्चों, यानी कि कृषि पर निर्भर करता है, और यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। और भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें किसका योगदान है बच्चों, कृषि का अच्छा खासा योगदान है आपका। इसीलिए कृषि कार्य के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, और सिंचाई अच्छा हो इसके लिए क्या होगा बच्चों, नदी का जरूरत पड़ेगा। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, और जो नदियों द्वारा आपूर्ति होती है, यानी कि ज्यादातर लोग किस पर निर्भर है, वर्षा जल पर निर्भर रहती है और नदियों के पानी में निर्भर करती है, क्योंकि जो है यहाँ पर स्पेशली रूप से जितने भी लोग हैं उसके पास ज्यादा रुपया नहीं होता है बच्चों, इसलिए बिजली से वो सिंचाई नहीं कर पाता है, ज्यादातर नदियों में पंप सेट लगा करके नदी के पानी को अपने खेतों में डालता है ना। तो यहाँ पर आगे बात करेंगे, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है, यानी जितने भी नदियां बिहार में वो मुख्य रूप से अपने साथ क्या लाती है, जलोढ़ मृदा लेकर के आती है। और जलोढ़ मृदा लाने से क्या हो जाता है बच्चों, वो काफी उपजाऊ होता है जिसके कारण उसमें अधिक खेती होती है। इसके अलावा भारत के विभिन्न नदियों पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जा रही है, आपको बताया था मैंने चैप्टर में कि बांध बनाकर के, जैसे आपका सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन सागर बांध, उसके बाद आपका सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध, है ना, टिहरी बांध, ये बना करके क्या करता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिजली का उत्पादन करने के साथ साथ क्या किया जाता है बच्चों, अनेक प्रकार की उद्देश्य को प्राप्ति की जाती है, एवं उद्योगों को क्या किया जाता है, जल की आपूर्ति की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में नदी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चौथा नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं, और आई थिंक ये आपका लास्ट और अंतिम प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। तो चलिए, प्रश्न है, भारत में झीलों के प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, यानी कि भारत में जितने प्रकार के झील पाए जाते हैं उसका वर्णन करना है आपको। चलिए हम लोग इसका उत्तर लिख लेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे बच्चों एक एक करके, ठीक है। तो निर्माण दृष्टि से, किसके आधार पर, निर्माण की दृष्टि से झीलों को निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला झील है हमारा धसान घाटी झील। कैसा झील, धसान घाटी झील। धसान घाटी झील मतलब कि धसान यानी कि भ्रंश घाटी में जल जमाव के कारण इस झील का निर्माण होता है, यानी कि इस प्रकार से एक पहाड़ है, इस प्रकार से पहाड़ है, और यहाँ पर आपका एक गड्ढा वाला क्षेत्र आ गया तो पानी इस पे भर जाएगा, तो इसको बोलेंगे धसान घाटी झील, यानी दो पहाड़ों के बीच एक घाटी है उसमें पानी जमने के कारण हुआ है। जैसे इसका एग्जाम्पल में तिलैया बांध द्वारा, देखो तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा नंबर में गोखुर झील। कौन सा झील बच्चों, गोखुर, गो मिस होता है गाय, और खुर में से उसका जो पैर का जो खुर होता है बच्चों, उसके खुर के जैसा जो झील का शेप होगा, आकार होगा, उसको बोलेंगे गोखुर झील। नदियों का विसर्प भाग जो मुख्य धारा से कटकर गाय के खुर के आकार का झील निर्माण करता है उसे गोखुर झील कहते हैं। जैसे ये हमारा नदी बह रही है, ये नदी क्या करती है बच्चों, तो ये विसर्प का निर्माण कर लेती है, यानी कि इस नदी में जब बहुत बड़ा सा मोड़ आ जाता है, इस प्रकार से मान लीजिए नदी बह रही है इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से ये कट जाएगा और यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा, तो ये आपका गाय के खुर के जैसा हो जाएगा, तो ये इसको कहेंगे हम लोग गोखुर झील, ठीक है। जैसे बेगूसराय का कांवड़ झील, बेगूसराय कहाँ पर है आपका, बिहार में है, और बेगूसराय में एक झील आपका कांवड़ झील जो काफी प्रसिद्ध है बच्चों। ये आपका विभिन्न प्रकार के, यानी कि अलग अलग वेराइटी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठंडी में अलग अलग प्रकार के पक्षी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। करेटर झील, करेटर झील किसको बोलेंगे, तो मान लीजिए ये ज्वालामुखी हमारा, ये ज्वालामुखी निकला, और ज्वालामुखी निकलने के कारण इस प्रकार से कोई शेप बन जाता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर में, ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पर पानी जम जाएगा, तो एक झील का निर्माण हो जाता है, इसको बोलते हैं करेटर झील। यानी कि ये आपका जमीन है, ये जमीन से एक ज्वालामुखी निकला, और ज्वालामुखी निकला तो इस प्रकार से फैल गया, इस प्रकार से फैल गया बच्चों, ये ऊपर वाले क्षेत्र को बोलते हैं करेटर, और जब इसमें पानी जम जाएगा तो इसको बोलेंगे करेटर झील। आ समझ में, तो ज्वालामुखी के करेटर में जब वर्षा का जल जमा हो जाता है तो इसे करेटर झील कहते हैं, समझ में आया। जैसे लोनार झील, कहाँ पर है लोनार झील, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो वहां पर मुख्य रूप से जो करेटर था उस पर पानी जम गया, तो उसका नाम पड़ गया लोनार झील, महाराष्ट्र में आपका। आगे हमारा लैगून झील, लैगून झील किसको बोलेंगे, देखिए स्पिट तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तब ऐसे झीलों को लैगून झील कहते हैं। यानी कि ये हमारा बड़ा सा समुद्र है, इसमें एकदम ज्वार भाटा आया, इसका पानी खूब तेजी से ऊपर की तरफ आया, यहाँ पर मान लीजिए क्या था, कंकड़ पत्थर अलग, ये पानी गया और इस गड्ढा में भर गया, और ये कंकड़ पत्थर इस पानी को जाने से रोक दिया, तो इसको यहीं पर रह, यानी कि रहने दिया इस पानी को, तो वो झील बन गया, उसका नाम बन जाएगा लैगून झील। लैगून झील इसका जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, चिल्का झील, पुलिकट झील। चिल्का झील कहाँ पर है, तो चिल्का झील आपका ओडिशा में है। कहाँ पर है बच्चों, ओडिशा, ये कई बार पूछा हुआ है आपको, चिल्का झील कहाँ पर है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है,
पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है आपका पुलिकट झील? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आज हम लोग मुख्य रूप से जितने भी इसके लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न थे, सारे प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से गहन तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, हल कर लिया। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बच्चों काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्त यार को जल्दी से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।